दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया था और भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथ में दे दिया गया। और इस एक्ट में यानी 1784 के एक्ट में सभी कानूनों को भारतीय भाषाओं में उचित अनुवाद के साथ मुद्रित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान किया गया किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 1773 के नियामक अधिनियम के तहत। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार दिया गया। बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में और 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, लेकिन मत बराबर होने की अवस्था में गवर्नर जनरल मत का प्रयोग करता था, जो कि निर्णायक होता था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी.ए. स्मिथ, एच.एच. विल्सन, जेम्स मिल और मैकाले में से वह जिसने भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की थी? तो ये था जेम्स मिल। दोस्तों भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल ने की थी और कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों 1793 तक इसको अंतिम रूप दिया और उसे कार्नवालिस कोड के रूप में प्रस्तुत किया। और ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था और उसने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसन, क्लेवरिंग, वारवेल तथा फ्रांसिस में से वह जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था? तो ये था फ्रांसिस। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में फ्रांसिस सदस्य के रूप में नहीं था। और आप जान लीजिए वारेन हेस्टिंग्स की कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्यों में फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल थे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? तो सर एलिजा इम्पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी किस अधिनियम के तहत? तो आप जान लीजिए दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए
4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 1757, 1813, 1833 और 1854 में से ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम बढ़ाया था कब? तो उत्तर है 1813 में। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार चलता रहा। और इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार में पहला कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार चलता रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम होगा। 1813 का चार्टर एक्ट आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः 1833 में खोया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सबसे पहले मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिली थी किस अधिनियम के द्वारा? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दोस्तों भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन और राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने का प्रावधान किया गया था किसके तहत? तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक लेन देन और राजस्व खाते भिन्न भिन्न रखने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो लॉर्ड मैकाले को। और दोस्तों आप जान लीजिए 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया और सबसे पहले मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दासता यानी स्लेवरी को समाप्त करने की आज्ञा दी गई किसके तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोस्तों 1833 के एक्ट के द्वारा दासता को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और एक तरह से देखा जाए कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही जिम्मेदार रखा गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंडियन जो है भारत में जो चार्टर एक्ट 1833 था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? तो उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के जो है अधिनियम के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा दी गई, और ये अध्यादेश अधिक से अधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी किस अधिनियम के तहत? तो ये था 1953 का चार्टर एक्ट। दोस्तों देखिए, 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा न्यायालय या जो नियंत्रण बोर्ड था उसके निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल कब से वायसराय कहा जाने लगा? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, और इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन कब पारित किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। और आप जान लीजिए कि 1858 से जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पास हुआ था? तो ये 1893 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। ये 1893 में जो है भारतीय सिविल सेवा को बहाली की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी ये करना सुनिश्चित हुआ, और 2 जून 1893 को सिविल सेवा विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ। इस विधेयक का विरोध लॉर्ड लैंसडाउन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा विधेयक का विरोध हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने किया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो आप इसे जानते भी होंगे दोस्तों, 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड में से वह जिसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये था लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, 1909 में मार्ले मिंटो द्वारा घोषित संवैधानिक सुधारों का मूल उद्देश्य फूट डालो और शासन करो था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ले मिंटो ने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया, जैसे राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना, मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर भारतीय एकता को रोकना, और निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जाति और धार्मिक आधार पर किया गया। मुसलमानों के लिए अलग सुरक्षित सीटें बनाई गई, जहां मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था। और इस तरह से वायसराय लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन या डायरार्की की व्यवस्था की गई? तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, और द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कर्टिस था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कब की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, 1919 का जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा आप जान लीजिए
कि भारत में जो है पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो उत्तर है हाई कमिश्नर के नियुक्ति की व्यवस्था दोस्तों ये 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में आरक्षित और हस्तांतरित में किस अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया? तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें 26 मनोनीत और 34 निर्वाचित सदस्य होते थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। और आप जान लीजिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। और भारत सचिव ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था किस अधिनियम के तहत? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई किस अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों ये अखिल भारतीय संघ के स्थापना की व्यवस्था की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे सर मॉरिस ग्वेयर। दोस्तों याद रखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे और उनके साथ दो अन्य न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर थे। कोर्ट की पहली बैठक सुनवाई 6 दिसंबर 1937 को नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? तो 1935 के अधिनियम को। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। और ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तो याद रखिएगा दोस्तों 1935 का जो शासन अधिनियम था उसको जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। संविधान सभा की स्थापना किस पर आधारित थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना पर। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो ये कई बार पूछा गया है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो याद रखिएगा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे? तो भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के शिष्टमंडल के सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में किसने बताया है?
तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने किप्स मिशन प्रस्तावों को जो है उत्तर दिनांकित चेक या दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वह अधिनियम जिसमें महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी गई, तो ये है 1935 का अधिनियम। दोस्तों, 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था और 1935 के अधिनियम जो है ब्रिटिश भारत में लागू किया गया या ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में ये सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था और इस अधिनियम के तहत महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। इसमें आपने भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।